हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR NET, TIFR, GATE, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। लास्ट लेक्चर तक अपन ने सिमिलर सेट देखा था, उसी के हेल्प से मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले देखेंगे अपन काउंटेबल की। काउंटेबल सेट, तो काउंटेबल सेट क्या है, ये मेरे पास कोई n है। ठीक है, मैं कब बोलता हूँ कि कोई सेट A मेरा n के सिमिलर है, जब बाइजेक्शन हो। ओके, जब इनके बीच क्या हो, F(A2n) सच दैट बाइजेक्शन हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को अपन यूज़ करेंगे। सो मैं कब बोलूँगा कि मेरा A काउंटेबल है, अगर बाइजेक्शन हो, लेकिन किस में, इस तरह से, यानी कि मेरा A काउंटेबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन A एंड B वेयर B इज सबसेट ऑफ N। यानी कि अगर मैं उस सेट A की नेचुरल नंबर के सेट N से अगर बाइजेक्शन दिखा सकूँ ना, अगर N से मैंने बाइजेक्शन दिखा दी तब भी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि B क्या है, N का सबसेट, तो N खुद का सबसेट भी तो होता है ना। सो अगर मैंने A की N से या फिर N के किसी सबसेट से बाइजेक्शन दिखा दी तो वो सेट मेरा काउंटेबल सेट हो जाएगा, अदरवाइज वो मेरा काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है अपने को, क्या कि बाइजेक्शन देखनी है एन के किसी सबसेट के साथ। सो डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेट A is said to be a countable set if there exists a bijection between A and any subset of N। ठीक है, अगर A और N के किसी सबसेट के बीच बाइजेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेट मेरा काउंटेबल है, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल, तो डेफिनेशन लिखते हैं अनकाउंटेबल की, फिर इसके बाद अपन एग्जांपल्स देखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो देखो uncountable, so if any set is not a countable set, if any set is not a countable set, implies that set is an uncountable set। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, काउंटेबल की हेल्प से अपन ने अनकाउंटेबल को डिफाइन किया। ओके, बट इसकी डेफिनेशन एक्चुअल क्या है, इफ A इज नाइदर फाइनाइट नॉर सिमिलर टू N, अगर मेरा A फाइनाइट भी नहीं है और N के सिमिलर भी नहीं है, देन A इज सेड टू बी एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो काउंटेबल की तो आपको समझ में आएगी होगी, अनकाउंटेबल के अपन एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से अपन देखने वाले। अनकाउंटेबल की भी डेफिनेशन इतनी सी याद रख लो,
कि अगर वो फाइनाइट भी नहीं हो या फिर वो n के सिमिलर भी नहीं हो तो मेरा सेट कैसा होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, सो देखो अपन देखते हैं सबसे पहले फाइनाइट सेट के लिए। ओके, पहले अपन काउंटेबल को समझेंगे, फिर उसके बाद अपन अनकाउंटेबल को समझेंगे। सो देखो, अगर अज्यूम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि f मेरा a to b ऐसा होना चाहिए, कैसी, बाइजेक्शन। ओके, बाइजेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 1 मैपिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि बाइजेक्शन मतलब 1 1 + 1 2 1 1 + 1 2। ठीक है, ऐसा होगा। और अगर मैं b की जगह n ले लूँ, भाई मैंने क्या लिखा है कि देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन a एंड एनी सबसेट ऑफ n। सो n खुद का सबसेट होता है, इसका मतलब अगर मैं ऐसा ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है। और मैं क्या कह रहा हूँ, 1 1 है, बाइजेक्शन दिखा रहा हूँ ना मैं, तो अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ l लेस देन अलिफ नॉट, हुआ नहीं हुआ। सो अगर मेरा ये केस हुआ तब भी मेरा a क्या होगा, काउंटेबल, क्योंकि बाइजेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 होगी, 1 1 होगी तो ये रिलेशन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सो इसका मतलब अगर मैंने ए फाइनाइट लिया है, कोई सेट अगर मैंने फाइनाइट सेट लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इससे कम होगी, तो इसका मतलब वो भी काउंटेबल है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई अपनी कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है, जैसे आपने को बाइजेक्शन दिखाना है, सपोज करो मैं लेता हूँ ए को ABC, मैंने ये ले लिया, फाइनाइट है मेरा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है मेरी 3 है, मुझे ये पता है कि ये लेस देन है अलिफ नोट से, इक्वल भी नहीं है, ये लेस देन अलिफ नोट से। ओके, तो ये तो मैंने ये वाली अप्रोच लगा, यानी कि मेरा पता चल गया मुझे ए काउंटेबल है। बट मेन डेफिनेशन मेरी ये थोड़ी ना है, मेरी मेन डेफिनेशन क्या है, ये है कि यानी कि n के किसी सबसेट के सिमिलर होना चाहिए। मेन डेफिनेशन तो वही है ना। तो मैंने देखो n का सबसेट में b इस तरह से लेके आ गया 1 2 3। तो अब देखो, अब ये सिमिलर है नहीं है a और b, कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू कार्डिनलिटी b, यानी कि इनके बीच में मैं एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। सो a मेरा क्या हो गया, b के सिमिलर, वेयर b इज सबसेट ऑफ n, इसका मतलब a मेरा काउंटेबल है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला मेरे पास कि ईच फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है, ईच फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। सो यहां से अपने को पता चलता है फाइनाइट सेट का क्या चक्कर है। आई बात समझ में। सो डेफिनेशन को फॉलो करो, डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। सो प्रॉपर्टी 1 कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ओके, अब फाइनाइट सेट की तो बात हो गई, इनफाइनाइट में काउंटेबल होगा नहीं होगा, देखते हैं। सो काउंटेबल की डेफिनेशन क्या है कि भाई n के किसी सबसेट के सिमिलर होना चाहिए। अब अगर फाइनाइट लूंगा मैं तो n का प्रॉपर सबसेट मुझे मिल जाएगा। इनफाइनाइट में क्यों ना मैं n को ही ले लूँ, ले सकता ले सकता। सो देखो, ये बताओ कि कोई भी सेट खुद के सिमिलर होता नहीं होता, a मेरा a के सिमिलर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बताओ कि मेरा n के सिमिलर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n मेरा काउंटेबल, n मेरा काउंटेबल। अपन ने सिमिलर सेट्स में प्रूफ किया था ना इसको, और ये तो ऑब्वियस सी बात भी है। ठीक है, तो n मेरा काउंटेबल, क्योंकि जिस सबसेट की मैं बात करता हूँ ना, सबसेट ऑफ n, जिस सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने n ही ले लिया, क्योंकि n खुद का सबसेट होता तो है। ओके, सिमिलर सेट में अपन ने एक और चीज़ प्रूफ कर दी, क्या कि z मेरा सिमिलर है किसके, n के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मेरा काउंटेबल। आ रही है ये बात समझ में। तो देखो कितनी सिंपल चीज़ें हैं, अपन ने जो पढ़ा है बस उसी को वापस रिपीट कर रहे हैं, एक तरह से यही मान के चल लो। अपन ने एक और चीज़ पढ़ी कि n क्रॉस n किसके सिमिलर है, n के। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरा काउंटेबल। ठीक है, फिर इधर ये चलता जा रहा है n क्रॉस n, ऐसे चलता जा रहा है। सो ये कितने टाइम, ये होना चाहिए अपना फाइनाइट टाइम, ये इनफाइनाइट टाइम नहीं होना चाहिए, यानी कि फाइनाइट प्रोडक्ट होना चाहिए ये। तो ये मेरा क्या आएगा, ये भी मेरा काउंटेबल ही आएगा। और इस चीज़ को कि भाई ये फाइनाइट ही क्यों होना चाहिए, ये लास्ट लेक्चर में मिस हो गई थी, लेकिन इस लेक्चर में इस चीज़ को अपन कवर करेंगे कि भाई ये फाइनाइट टाइम ही क्यों, ये इनफाइनाइट टाइम क्यों नहीं है। ओके, इस चीज़ को अपन देखने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा n काउंटेबल, z काउंटेबल, कोई भी फाइनाइट सेट हुआ वो काउंटेबल। ठीक है, इस तरह का फाइनाइट प्रोडक्ट वो भी मेरा काउंटेबल। सो अब देखो, अब क्या हुआ, मेरा अनकाउंटेबल की डेफिनेशन पर फिर से आओ। तो अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि या तो क्या था उसकी कि नाइदर फाइनाइट नॉर सिमिलर टू n। अब समझ में आई नहीं आई है, क्योंकि अगर फाइनाइट हो गया तो काउंटेबल, अगर सिमिलर n हो गया तो काउंटेबल।
आगे बात समझ में? तो इसलिए नाइदर फाइनाइट नॉट सिमिलर टू एन, ये है अनकाउंटेबल की डेफिनेशन। ठीक है, सो अनकाउंटेबल डेफिनेशन विच इज नाइदर फाइनाइट नॉर सिमिलर टू एन। ओके, नेक्स्ट देखो। सो अपन ने क्या बोला काउंटेबल के लिए कि भाई एन के किसी सबसेट के सिमिलर होना चाहिए। यानी कि मैं बोल दूं कि भाई एफ ए टू बी मेरी क्या होनी चाहिए, बाइजेक्शन होनी चाहिए। यानी कि 1-1 मैपिंग भी आएगी बाइजेक्शन में आएगी ना। और इस बी की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, एन को खुद को ले लिया। ठीक है, सो इसी के बेस पे अब देखो इसमें क्या हुआ, मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ एल लेस देन अलिफ नोट आई नहीं आई। सो कार्डिनलिटी के बेस पे अब मैं लिख सकता हूँ कि इफ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने दिखा दिया ना, इफ देयर एग्जिस्ट अब फंक्शन फ्रॉम ए टू एन सच दैट f is 1-1 implies that कि मेरा a क्या है, काउंटेबल। क्या हो गया, मेरा a काउंटेबल सेट हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि एक तो इससे देख लिया, एक इससे देख लो कि भाई n मेरा n के सिमिलर, यानी कि n मेरा काउंटेबल। सो इससे छोटा जो भी होगा वो काउंटेबल होगा नहीं होगा। और इसमें ये चीज़ क्या बतानी है आपको कि मेरा a किसका सबसेट है, n का सबसेट है। सो इससे छोटा यानी कि इसका सबसेट जो भी होगा a वो काउंटेबल होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि a मेरा काउंटेबल हो गया। तो अगर मुझे किसी सेट को काउंटेबल दिखाना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ ये सेट मेरा काउंटेबल है या नहीं है, तो करना क्या हुआ, आपको बस कुछ नहीं करना, एक मैपिंग लेके आनी है आपको, एक फंक्शन लेके आना है a to n सच दैट कि मेरा f क्या हो जाए, 1-1 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1-1 के केस में कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एल लेस देन अलिफ नोट, तो मेरा ये काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अपन ने ये पढ़ी थी कि अगर एफ ए टू बी मेरे पास क्या हो, 1-1 हो, एफ ए टू बी अगर मेरे पास 1-1 हो, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एग्जिस्ट करेगा जी इस तरह से कि जी बी टू ए मेरे पास ऑन टू हो। ठीक है, सो अभी 1-1 अप्रोच देख लिया अपन ने, अब अपन ऑन टू अप्रोच देखेंगे। अब अपन ऑन टू अप्रोच, तो अब 1-1 अप्रोच में क्या था कि एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कराना है सच दैट ए टू एन 1-1 हो। सो इसी तरह से प्रॉपर्टी 3 मेरी क्या बोलती है कि इफ देयर एग्जिस्ट एफ एन टू ए सच दैट एफ इज ऑन टू implies that a is countable। ठीक है, implies that a is countable। समझ में आ गया? सो इसी का नेगेशन में लिख देता हूँ क्या कि if there does not exist, सुनना ध्यान से, इधर मैंने there exist लगाया है, अब मैं लगा रहा हूँ if there does not exist a function a to n such that f is 1-1। इसका मतलब इधर does not exist है, इसका मतलब इधर भी does not exist। यानी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा है a to n सच दैट f मेरा 1-1 हो जाए, तो मेरा a कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी 4, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, f a to n सच दैट f is 1-1 implies that a is uncountable। ठीक है, a मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल। क्योंकि अगर 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू अलिफ नोट। ठीक है, अगर इक्वल हो गया, अगर मेरा इक्वल हो गया तब तो क्या हो गया, n के सिमिलर हो गया, तो यानी कि मेरे पास 1-1 मैपिंग कर जाएगी। भाई अगर मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू अलिफ नोट हो गया, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ a अगर मेरे पास अलिफ नोट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि a मेरा n के सिमिलर हो गया, तो मेरे पास 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि इस a को क्या ले लो, n ही ले लो। सो f n टू n, f ऑफ n इक्वल टू n, ये मेरी 1-1 एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल साइन नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास ये बनेगा टोटल। और अगर ये काम हो गया मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास a 1-1 नहीं है, सॉरी a मेरा काउंटेबल नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट की। और 1-1 ऑन टू से कैसे अप्रोच करें, फंक्शन से कैसे अप्रोच करें, ये आपको भी समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, सो 1-1 ऑन टू से अपन ने अप्रोच करी, उसके साथ के साथ अपन ने किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनलिटी से भी अप्रोच करी। अगर कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल। ठीक है, कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, बट अगर वो सिमिलर टू n है, अगर वो सिमिलर टू n है यानी कि लेस देन इक्वल टू अलिफ नोट है, इसका मतलब वो काउंटेबल हो गया।
आगे बात समझ में? ओके, सो अभी इसी के बेस पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, सो देखो थ्योरम 1 क्या है? थ्योरम इफ ए इज काउंटेबल, इफ ए एंड बी, दो सेट लो, ठीक है, इफ ए एंड बी both are countable implies that A union B is also काउंटेबल। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है कि अगर A मेरा काउंटेबल है, अगर मेरा B काउंटेबल है, तो A यूनियन B भी मेरा काउंटेबल होगा। ठीक है, सो इसको एक रफ आइडिया से समझते पहले, जो मैंने खुद ने ईजाद किया, यानी कि मेरा खुद का दिमाग से मैंने बनाया है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस से मैंने बनाया, उसी कॉमन सेंस से आप भी बना सकते हो और उससे अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। सो देखो मैंने क्या बनाया, मुझे क्या शो करना है कि ए यूनियन बी मेरा काउंटेबल है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरा लेस देन इक्वल टू अलिफ नोट होना चाहिए। मुझे इस तरह का शो करना है ना। सो देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी होती है? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी होती है। सपोज करो कि मेरी कार्डिनलिटी ऑफ ए एल है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एम है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरी मान लो एन है। ओके, अब अगर मान लो ए और बी अगर मेरे म्यूचुअली डिसजॉइंट हुए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी आएगी? 0। इसकी कितनी? एल, इसकी कितनी? एम। ठीक है, और ये क्या है? लेस देन अलिफ नोट, लेस देन इक्वल टू अलिफ नोट, ये भी लेस देन इक्वल टू अलिफ नोट। ओके, सो अगर ये 0 हुई, यानी कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी? एल प्लस एम। ठीक है, अब एल और एम दोनों के दोनों लेस देन अलिफ नोट है, यानी कि एल प्लस एम भी लेस देन अलिफ नोट आएगा, यानी कि मेरा ए यूनियन बी काउंटेबल हो गया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये 0 है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी? एल प्लस एम, और एल भी मेरा लेस देन अलिफ नोट है, एम भी मेरा लेस देन अलिफ नोट है, इसका मतलब एल प्लस एम ये भी मेरा लेस देन अलिफ नोट। और अगर ऐसा सीन हो गया, इसका मतलब ए यूनियन बी मेरा काउंटेबल। ओके, ये तो कब? जब 0। नेगेटिव हो सकती है कार्डिनलिटी? कभी नहीं होगी, या तो एलिमेंट होगा ही नहीं, और होगा तो कम से कम एक तो होगा ही ना। सो 1 2 3 तो पॉजिटिव नंबर, तो 0 से लेस देन, यानी कि नेगेटिव में तो होगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं पॉजिटिव में। सपोज करो इसकी कार्डिनलिटी एन लिए ना अपन ने, सो एन। ठीक है, सो एल प्लस एम मेरा एक कोई नंबर आ रहा है और उसमें से मैं एन माइनस कर रहा हूँ। सो क्या हुआ? ये ओवरऑल नंबर किससे छोटा आएगा? एल प्लस एम से छोटा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। यानी कि अगर मान लो मेरी ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 5 है, बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 6 है। सो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी? मान लो 4 है। सो जो रिजल्टेंट है, यानी कि ये मेरा लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू एल प्लस एम आएगा नहीं आएगा? करो, 11 माइनस 4 7 लेस देन इक्वल टू 11 है नहीं है? सो यानी कि एल प्लस एम माइनस एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी एल प्लस एम से कम आ रहा है, और एल प्लस एम किससे कम है? अलिफ नोट से। इसका मतलब इस केस में भी क्या हुआ? ए यूनियन बी मेरा काउंटेबल हो गया। सो देख लो कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। ये अपन प्रोबेबिलिटी में पढ़ते नहीं पढ़ते, तो वही सेम चीज़, एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया और उससे मेरा पूरा काम हो गया। ओके, सो इस तरह की चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपने कभी भी यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाया क्या? अभी जो मैंने इसमें बताया, इसमें अपन ने फाइनाइट इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाया? नहीं लगाया ना। अब लगाएंगे अपन, जो जनरल मेथड आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है कॉमन सेंस लगाने का, कि आप खुद से अच्छे तरीके, बुक से भी अच्छे तरीके आप खुद से निकाल पाते हो और जनरल वे में निकाल पाते हो। ठीक है, सो इससे आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। सो देखो प्रूफ करते हैं इसको। तो केस 1, इफ बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट। तो अगर मेरे ए और बी दोनों के दोनों फाइनाइट होगी तब क्या होगा? यानी कि मेरा ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी? वो भी फाइनाइट होगी, वो भी मेरी फाइनाइट होगी, और फाइनाइट है इसका मतलब क्या हुआ? काउंटेबल। इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी मेरा काउंटेबल। ठीक है, आगे बात समझ में। सो ए यूनियन बी कब? जब फाइनाइट वाला। केस 2, इफ any one of A and B is infinite or
बोथ इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर ए और बी में से दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट हो गया या फिर दोनों के दोनों ही इनफाइनाइट हो गए तब क्या होगा। अब देखो अगर कोई एक इनफाइनाइट है, अज्यूम करके चलो कि मेरा ए क्या है, फाइनाइट है और बी क्या है, मेरा इनफाइनाइट है। ओके, लेकिन बी क्या है, मेरा काउंटेबल भी है। मैंने लिखा ना ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल, काउंटेबल भी है, इसका मतलब बी मेरा एन के सिमिलर भी है। सो यानी कि ए यूनियन बी मेरे पास क्या बनेगा, वो भी मेरा किसके सिमिलर, एक तरह से इसको ऐसे लिख लो मेरे, एक बार बनेगा नहीं बनेगा, बी की जगह मैंने एन कर दिया क्योंकि सिमिलर है, कर सकता हूँ मैं। सो ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो जब इनफाइनाइट में कुछ फाइनाइट ऐड करोगे तो वो इनफाइनाइट ही तो रहेगा ना। और ये तो क्या एक छोटी सी क्वांटिटी है कि नहीं। सो यानी कि ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ये मेरा एन के सिमिलर हो गया। और जैसे ही ये मेरा एन के सिमिलर हुआ, ये क्या हो गया मेरा काउंटेबल, ये क्या हो गया मेरा काउंटेबल। ठीक है, सिमिलरली आप ए को इनफाइनाइट बी को फाइनाइट ले लो। ओके, अब अगर दोनों मेरे इनफाइनाइट हो गए तो क्या हो गया मेरे पास, ए क्या होगा, ए की जगह मैं ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकता हूँ, एन यूनियन एन, कर सकता नहीं कर सकता मैं। और एन यूनियन एन तो कितना आता है, वो तो खुद ही एन आता है, आता ही नहीं आता। मैंने ए क्या लिया, ए इनफाइनाइट, मैंने बी क्या लिया, बी इनफाइनाइट लिया, लेकिन ए और बी दोनों क्या है मेरे पास, काउंटेबल है। सो काउंटेबल है, इसका मतलब एन के सिमिलर, एन के किसी सबसेट के सिमिलर। इनफाइनाइट सबसेट कौन होगा, एन का एन खुद होगा। सो यानी कि एन मेरा एन, ए मेरा एन के सिमिलर, बी मेरा एन के सिमिलर, एन यूनियन एन मेरा एन आ गया। इसका मतलब ए यूनियन बी मेरा एन के सिमिलर, सिमिलर मतलब बाइजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी देख लो, ए यूनियन बी मेरा क्या आ गया, काउंटेबल, क्योंकि एन मेरा काउंटेबल होता है। आगे बात समझ में। सो इतना सिंपल सा मेथड लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। क्लियर बात। सो अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या चक्कर है, कि भाई फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, यानी कि एन क्रॉस एन सिमिलर टू एन लिखा था ना मैंने। सो मैंने उसको आगे बढ़ाया, तो फाइनाइट टाइम तक ही मैंने उसको क्यों बढ़ाया। ओके, सो इस चीज़ को अपन देखने वाले हैं। सो देखो, उसके पहले अपन एक मतलब स्टेटमेंट टाइप मान लो उसको, एक रिजल्ट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो देखो मेरे पास 2 लेस देन के लेस देन अलिफ नोट होता नहीं होता, होता है। ओके, सो इसका मतलब 2 टू द पावर अलिफ नोट लेस देन के टू द पावर अलिफ नोट लेस देन अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट होगा नहीं होगा, होगा। और ये किसके इक्वल होता है, सी के। 2 की पावर अलिफ नोट सी के इक्वल होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, यानी कि सी मेरा लेस देन के टू द पावर अलिफ नोट लेस देन एक्स अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट, ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, सो इसको अब क्या करें, और यहाँ पे इसको ऐसा कर लो सी, तो इसको सी टू द पावर अलिफ नोट ऐसा कर लो, इसको भी सी टू द पावर अलिफ नोट ऐसा कर लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर अलिफ नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको मैंने क्या लिखा है, 2 टू द पावर अलिफ नोट, फिर इसकी पावर कितनी है, अलिफ नोट। ओके, सो यानी कि ये क्या हुआ, 2 टू द पावर अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट। ठीक है, अब अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट कितना आएगा, अलिफ नोट ही तो आएगा ना, इनफाइनाइट नंबर है और काउंटेबल नंबर है। और कितने टाइम आ रहा है, फाइनाइट टाइम, 1 2, फाइनाइट टाइम आ रहा है नहीं आ रहा, इनफाइनाइट नंबर फाइनाइट टाइम आ रहा है। ठीक है, सो 2 टू द पावर अलिफ नोट यानी कि अलिफ नोट, और ये कितना हो गया, सी, हुआ नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मेरा ये तो कितना है, सी है, और सी टू द पावर अलिफ नोट ये भी कितना आया, सी आया। तो जब सी लेस देन के टू द पावर अलिफ नोट लेस देन अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट लेस देन सी ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मेरा सी होगा, ये भी मेरा सी होगा। ओके, ये भी सी है मेरा, ये भी सी है। आगे बात समझ में। तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट क्या होएगा, क्योंकि इधर सी है इधर सी है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो सी होएगा। तो किस तरह से, यानी कि मेरे पास 10 टू द पावर अलिफ नोट ये भी सी है, 100 टू द पावर अलिफ नोट ये भी मेरा सी है। ओके, और अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट ये भी सी है। ठीक है, तो इस चीज़ में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो अब अपन प्रूफ करते हैं फाइनाइट वाला क्या चक्कर है भाई। क्लियर। सो उसके पहले उसका स्टेटमेंट। तो पहले क्वेश्चन क्या था अपना कि n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस, इस तरह से ये क्रॉस n, ये मैंने फाइनाइट टाइम ही क्यों लिया,
जब ये मेरा n के अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो। ओके, सो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, स्टेटमेंट बोल दो इसको, स्टेटमेंट फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल, यानी कि यही चीज़। अच्छा, अब अगर मान लो मेरे पास कि अगर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल, तो कोई भी अगर फाइनाइट सेट हुआ वो भी काउंटेबल होगा। यानी कि मैंने ए बी सी ऐसे कर करके मैंने सेट लिए, इनमें से मान लो हर एक की कार्डिनल के 2 है 2 है 2 है हर एक की, या फिर जो भी अपनी मर्जी से मानना चाहो मान लो। तो जब इन सब का प्रोडक्ट करोगे कितने टाइम आ रहा है? फाइनाइट टाइम। यानी कि आपके पास कितने सेट है यहाँ पर? फाइनाइट सेट है। सो फाइनाइट नंबर को फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? फाइनाइट नंबर ही आएगा। और फाइनाइट नंबर यानी कि इन सभी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? फाइनाइट नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब वो प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो गया? काउंटेबल। सो यानी कि फाइनाइट सेट के लिए ये ट्रू है, फाइनाइट सेट के लिए ये बात ऑब्वियस है। इनफाइनाइट सेट यानी कि एन एन एन, इनमें प्रॉब्लम है अपने को। ओके, सो चलो इस प्रॉब्लम को भी अपन देखते हैं। ओके, सो फाइनाइट प्रोडक्ट दिखाना है अपने को, तो मेन प्रॉब्लम अपनी सिर्फ फाइनाइट है। तो सपोज करो इनफाइनाइट लेके चल लो, इनफाइनाइट लेके चल लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एन 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 ये मेरा कितने टाइम आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। अच्छा, अपने पास इनफाइनाइट नंबर कौन कौन से हैं? अलिफ नोट, सी, एफ, इनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर, है ना। तो इनमें सबसे छोटा इनफाइनाइट नंबर कौन सा है? ये। सबसे छोटा इनफाइनाइट नंबर कौन सा है? ये। ओके, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सबसे छोटा मेरे पास ये है। सो अगर ये n क्रॉस n ये कितने टाइम मेरे पास? अगर अलिफ नोट टाइम भी आ गए यानी कि इनफाइनाइट टाइम आ गए, तो इसके लिए मुझे चेक करना है। सो इसकी कार्डिनलिटी बताओ कितनी है? अलिफ नोट। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? अलिफ नोट। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? अलिफ नोट। ऐसे चलते चलते कितनी? अलिफ नोट। फिर कितने टाइम आ रहे हैं ये सब? कितने टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया है? अलिफ नोट टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, यानी कि इन सभी की जब मैं कार्डिनलिटी निकालूंगा तो कितनी आएगी? आप कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हो, कितनी आती है आपके पास? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ग्रुप थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, ये याद है नहीं है? ग्रुप थ्योरी में बताया हुआ है मैंने इसको ये। सो कार्डिनलिटी ऑफ अलिफ नोट अलिफ नोट अलिफ नोट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस ऐसे कितना? अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट, कितने टाइम? अलिफ नोट टाइम, क्योंकि अलिफ नोट टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया है। यानी कि मेरे पास कितना बनेगा? अलिफ नोट टू दी पावर अलिफ नोट। और ये किसके इक्वल होता है? सी के इक्वल। जबकि अपन क्या बोल के चल रहे हैं कि काउंटेबल है, यानी कि और अपन ने रिजल्ट में क्या लिखा है इधर? एन। सो क्या कभी सी मेरा इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और कब नहीं हो पाएगा? जब मैंने इनफाइनाइट लिया है। आ रही बात समझ में? इनफाइनाइट लिया, इनफाइनाइट में सबसे छोटा अलिफ नोट लिया। अलिफ नोट टाइम मैंने अलिफ नोट को मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या है? अलिफ नोट टू दी पावर अलिफ नोट। वो कितना होता है? सी होता है। लेकिन मुझे चाहिए क्या था? काउंटेबल अगर मुझे दिखाना है तो मुझे चाहिए क्या? अलिफ नोट चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है? सी आ रहा है। गलत आ रहा है ना? तो कब गलत आ रहा है? जब अपन ने इनफाइनाइट माना है। तो अब बात समझ में आ गई कि भाई मेरे पास फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ऐसा क्यों है? आई नहीं बात समझ में? ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें और आगे बढ़ते कि देखते काउंटेबल अनकाउंटेबल का और क्या चक्कर है। ओके, सो एग्जाम्पल में अपन ने देख ही लिए। अनकाउंटेबल में जैसे मान लो कि आर मेरा अनकाउंटेबल, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा पहले। अगर बीएससी में आप अगर जैम के लिए पढ़ रहे हो तो बीएससी में भी आ जाती है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इनके। ये 0 1 ए बी, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, ये ले लिया, क्लोज इंटरवल ले लो। सो ये सब क्या है? मेरे अनकाउंटेबल सेट्स हैं। ओके, ये सब मेरे अनकाउंटेबल सेट है। सो अब आपको समझ में आ चुका है काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। ओके, डेफिनेशन क्या है? तो मेन चीज़ क्या है? इसकी डेफिनेशन है। ओके, मेन चीज़ इसकी डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल होगी, एक प्रॉपर्टी अपन ने देख ली। सो अब इसके ऊपर कुछ और थ्योरम देखते हैं अपन। देखो, सो गाइस ये है अपनी थ्योरम 2। बेसिकली एक रिजल्ट है। सो इसको अगर आप थ्योरम नाम ना देना चाहो तो इसका आप रिजल्ट नाम दे दो। ठीक है,
रिजल्ट कि मेरे को ये दिखाना है कि ओपन इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल। ओके, कॉन्टिनम नंबर के इक्वल होती है मेरी। सो देखो इसको अपन कैसे दिखाएंगे। तो सपोज करो मैंने ए क्या ले लिया, ए मैंने क्लोज 0 ओपन 1 ले लिया। ओके, यानी कि मैंने इस रियल लाइन में से इसको ले लिया मैंने, क्लोज 0 ओपन 1। ओके, सो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो 1 से लेस देन होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरा इस तरह से कुछ होगा, 0.1 2 3 4 5 9 7 ऐसे कुछ होगा। ओके, सो 0.x1 x2 x3 x4 इस तरह से। और एक्स आइज मेरे कहाँ से आएंगे, वो मेरे 0 से 9 के बीच में डिफर करेंगे। ओके, उनके बीच में वेरी कर जाएंगे वो। ओके, सो देखो मैंने अब एक बी डिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक बी एक्स ऐसा सेट डिफाइन कर रहा हूँ कि सेट ऑफ फंक्शंस, और फंक्शंस कहाँ से कहाँ पर, फंक्शंस n से 0 to 9। ठीक है, यानी कि डोमेन मेरा पूरा का पूरा n है, बट को डोमेन मेरा क्या है 0 से लेकर 9, ये नंबर्स है मेरे पास। क्लियर है। सो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा f एलिमेंट ऑफ b किस तरह का होगा, मेरा इस तरह का बन जाएगा। ओके, f अगर मेरा b का एलिमेंट होगा तो इस तरह का बन जाएगा, f1 f2 f3 ऐसा ही बनेगा। f0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि n में से एलिमेंट उठाना है ना अपन को। ये f1 क्या शो कर रहा है कि ये एलिमेंट n का है, और इसकी इमेज किस में जाएगी, इनमें से एक होगी इनकी इमेज, है ना। सो यानी कि f1 f0 तो होएगा नहीं, तो f1 f2 f3 f4 ऐसे जाता जाएगा। क्लियर। तो ये मेरा क्या होगा, इस तरह का f मैंने b में डिफाइन किया है। एंड सिमिलरली मैंने अब x को मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, 0.f1 f2 f3 f4 डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि f1 f2 f3 f4 कहाँ से जाएंगे, इन्हीं में से तो आएंगे, 0 से लेकर 9 के बीच में से, इन्हीं में से आएगा नहीं आएगा, तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। मैंने यहाँ भी तो किया है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। यानी कि ये मेरे पास क्या बनेगा, 0.2 3 4 5 9 7 ऐसा कुछ बनेगा, जो कि मेरा एलिमेंट ऑफ 0 1 होगा। यानी कि ये और ये मेरा ट्रू है। ओके, सो यहाँ तक तो मैंने अब डिफाइन किया है। और क्या क्या डिफाइन किया, बी मैंने एक सेट डिफाइन किया फंक्शंस का, और एफ को मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, वेयर एक्स इक्वल्स टू दिस। सो अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसकी कार्डिनलिटी सी दिखानी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन शो कर रहा हूँ, एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी में, सच दैट फाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह का मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें से ये देखो 8 से b मैं फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डिफाइन करूँगा। सो ये मेरे दोनों सिमिलर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, ये मेरे बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि देख लो सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 2 मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये मैपिंग मेरी 1 1 2 है। आप यहाँ पर x में जैसे ही स्लाइड चेंज करोगे वैसे मेरे पास f में चेंज हो जाएगा, यानी कि b में मेरे पास चेंज हो रहा है ना एलिमेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट आ रही है। सिमिलरली b का जो भी एलिमेंट होगा, कोड डोमेन का जो भी एलिमेंट है, उसके रेस्पेक्ट में मेरे को प्री इमेज मिल रही है। तो 1 1 हो गया, फिर ऑन 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्शन हो गया। बाइजेक्शन होते ही ये मेरा सिमिलर हो गया। सो मेन चीज़ है यहाँ पर कि मैंने ए को क्या किया, बी के सिमिलर दिखा दिया। और बी की कार्डिनलिटी कितनी है बताओ, बी में क्या आ रहा है, बी में फंक्शन आ रहा है, फंक्शन कहाँ से कहाँ, n से लेके 0 से 10 सॉरी 0 to 9। सो कार्डिनलिटी कितनी होती है, f अगर मैं a से b डिफाइन करता हूँ तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ऐसे होगा, अपन ने फंक्शन पढ़ा था। तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन कार्डिनलिटी 10 1 to 9 फिर 0 यानी कि 10 है, तो 10 की पावर डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, n है ना यहाँ पे, तो अलिफ नोट यानी कि 10 टू द पावर अलिफ नोट, और 10 टू द पावर अलिफ नोट कितना होता है, c होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि k टू द पावर अलिफ नोट कितना होता है, c होता है। और k मेरा कोई भी नंबर हो सकता है बट नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि k मेरा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 टू द पावर अलिफ नोट ये मेरा 1 आ जाएगा। ओके, सो b की कार्डिनलिटी कितनी, 10 टू द पावर अलिफ नोट यानी कि c, और c को नॉर्मली अपन 2 टू द पावर अलिफ नोट लिखते हैं। आगे बात समझ में। सो अगर मेरे पास b की कार्डिनलिटी c है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, c होगी। क्यों, क्योंकि मेरा b a के सिमिलर है, और a क्या है मेरा 0 1 है। सो इसलिए अगर b की कार्डिनलिटी c है तो a की कार्डिनलिटी भी मेरे पास c होगी, यानी कि अलिफ नोट होगी। और अगर इसकी कार्डिनलिटी c है, सो अपन ने लास्ट लेक्चर में, सिमिलर वाले लेक्चर में अपन ने ये चीज़ प्रूव करी है क्या, कि मेरे पास 0 1 सिमिलर है क्लोज 0 ओपन 1 के, सिमिलर है क्लोज 0 क्लोज 1, सिमिलर कि ये ओपन 0 क्लोज 1, सिमिलर ओपन ए बी, सिमिलर क्लोज ए ओपन बी, सिमिलर ओपन ए क्लोज बी। इस तरह की चीज़ अपन ने प्रूफ करी लास्ट लेक्चर में। ओके,
सो इसी के बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसकी कार्डिनलिटी सी है सो इसका मतलब इन सभी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, सी होगी। और सी को मैं क्या लिखता हूँ नॉर्मली 2 टू द पावर अलिफ नोट, यानी कि मेरे पास पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, सी होगी, यानी कि 2 टू द पावर अलिफ नोट, क्योंकि पावर सेट ऑफ n इसको आपने डिफाइन किया था तो कितनी आई थी 2 टू द पावर अलिफ नोट। देख लो यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा b और पावर सेट ऑफ n भी सिमिलर होता है। ये मेरे को प्रूव नहीं करना था, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है। मेरे को कहाँ तक प्रूव करना था, मेरे को यहाँ तक प्रूव करना था, ठीक है। सो इसमें मेन बात क्या थी, मेन बात थी कि मेरा a b के सिमिलर हो गया। ओके, b के सिमिलर होती है, b की कार्डिनलिटी मैंने देख ली, क्योंकि b की कार्डिनलिटी निकालना मेरे लिए आसान थी। b की कार्डिनलिटी देखी, उससे मेरे पास a की कार्डिनलिटी आ गई, क्योंकि सिमिलर सेट्स में मेरे पास कार्डिनलिटी सेम होती है। ओके, सो इसलिए मेरे पास ओपन 0 ओपन 1 क्लोज 0 ओपन 1 ओपन 0 क्लोज 1 इन सब की कार्डिनलिटी कितनी होगी, c, यानी कॉन्टिनम नंबर होगी। अब कॉन्टिनम नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 0 1, ये 0 1 a b क्लोज a b, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर c होता है। क्या है मेरे पास, अनकाउंटेबल। सो ये तो मैंने किससे बोला, कार्डिनलिटी को देख के, मैंने इनकी कार्डिनलिटी को देखा, फिर बोला कि हाँ भाई मेरे पास 0 1 अनकाउंटेबल है। बट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका थ्योरम क्या है, सो इस चीज़ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये लेक्चर भी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें अपन ने डेफिनेशन देखी, थ्योरम्स देखी, उसकी प्रूफ्स देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन इस तरह की कुछ चीज़ें देखने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि कॉमन सेंस लगाइए, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें कॉमन सेंस लगाइए, अपने से आप कोई चीज़ प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, गलत हो तो गलत हो पहली बार में, कोई बात नहीं, बट कॉमन सेंस लगाइए और डेफिनेशन को मत छोड़िए। डेफिनेशन इज़ द मेन की, क्योंकि अपन जो भी चीज़ प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे सभी की सभी डेफिनेशन से प्रूव कर रहे हैं। कोई भी एक अलग चीज़ है क्या है, अलग चीज़ कुछ भी नहीं करा रहा हूँ मैं, सारी डेफिनेशन से करा रहा हूँ। सो डेफिनेशन को मत छोड़िए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरुआत ही इससे करेंगे कि मेरा 0 1 क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये मैंने अभी प्रूव कर दिया कि अनकाउंटेबल, लेकिन ये मैंने कार्डिनलिटी से प्रूव किया है। इसका मैं आपको एक थ्योरम बेस्ड प्रूफ दूंगा जो इसका जनरल प्रूफ है। ओके, वो प्रूफ शायद आपको याद भी होगा, नहीं भी याद है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरुआत इससे करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।